नमस्कार दोस्तों, बीजेपी के खिलाफ विपक्षी दलों की एकता की कोशिश क्या बेंगलुरु से शुरू हुई है वो रंग लाएगी। कांग्रेस को लगता है कि वो बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता की धुरी बन चुकी है, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे बेंगलुरु की इस बैठक के साथ ही कांग्रेस ने दो राज्यों को हमेशा हमेशा के लिए अपने हाथों से गंवा दिया है। कैसे कांग्रेस ने एक बड़ा ब्लंडर किया है जिसमें ओडिशा, पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार जैसे राज्यों की तरह दो और राज्य शामिल हो जाएंगे जहां कांग्रेस का पनपना तक मुश्किल हो जाएगा। फलना फूलना तो दूर की बात है, और यह कांग्रेस की अपनी गलतियों की वजह से होगा। इस दिलचस्प राजनीतिक मोड़ तक पहुंचने के लिए और इस पर मंथन करने के लिए आप राष्ट्र मंथन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हो सके तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बेंगलुरु में विपक्षी दलों का जमावड़ा हुआ। 2024 में मोदी सरकार को कैसे उखाड़ फेंका जाए, इस पर मंथन हुआ। इस मंथन के केंद्र में कांग्रेस रही, क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। लेकिन इस कांग्रेस से एक चूक हो गई है, बल्कि कहिए कि उसने एक ब्लंडर कर दिया है। वो ब्लंडर कैसे हुआ, इसको समझिए। पटना वाली विपक्षी एकता की बैठक में आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे थे, लेकिन उनकी शर्त थी कि वो विपक्षी एकता का हिस्सा तभी बनेंगे जब कांग्रेस दिल्ली पर लाए गए मोदी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल का साथ दे। तब कांग्रेस ने मना कर दिया था। खबर तो ये भी आई थी कि कांग्रेस ने केजरीवाल को पूरी लिस्ट थमा दी कि कैसे आपने हमारे नेताओं पर अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, कैसे आपसे हमारी पार्टी यानी कांग्रेस को कहां कहां नुकसान हुआ है और कैसे आपकी राजनीति बीजेपी से मिलती जुलती है। कांग्रेस ने केजरीवाल को भाव नहीं दिया तो वो मुंह फुलाकर पटना से दिल्ली चले आए, यहां तक कि विपक्षी दलों की सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी हिस्सा नहीं बने। लेकिन पटना से बेंगलुरु पहुंचते पहुंचते कांग्रेस का मन बदल गया है। मन बड़ा चंचल होता है, लेकिन चंचल मन कई बार बहुत बड़ी गड़बड़ियां भी कर बैठता है। कांग्रेस के चंचल मन ने तय कर लिया कि दिल्ली पर मोदी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ वो केजरीवाल के साथ खड़ी होगी। वैसे देखा जाए तो ये बड़ी आदर्श स्थिति है। विपक्षी दलों को एक होना चाहिए, अगर कुछ गलत लगे तो उसका विरोध करना चाहिए, जो सही हो उसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन राजनीति एक ऐसी लाइन पकड़कर नहीं चलती जो सिर्फ सीधे चलती हो। केजरीवाल के साथ गठबंधन के फेर में कांग्रेस ने तय कर लिया कि केजरीवाल का साथ देगी, लेकिन कांग्रेस इसके साथ ही दिल्ली और पंजाब, जहां से 20 सांसद आते हैं, दोनों राज्यों को जोड़कर वो हमेशा हमेशा के लिए गंवा रही है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में बीजेपी के लड़ने के नाम पर लड़ाई का नेतृत्व अब केजरीवाल के हाथों में होगा। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस आम आदमी पार्टी की एक बेहद छोटी सी जूनियर टीम बनकर रह जाएगी और फिर हमेशा हमेशा के लिए वैसी ही हो जाएगी जैसा केजरीवाल चाहेंगे अगर गठबंधन चला तो। ये बात में कोई हवाई नहीं कर रहा हूं। पता नहीं कांग्रेस विगत इतिहास के अनुभवों में क्यों नहीं झांकती है। ठीक 30 साल पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में त्रिशंकु स्थिति बन गई थी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन बहुमत से दूर। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर लड़ा था और इस गठबंधन ने शानदार कामयाबी हासिल की थी, लेकिन यह भी गठबंधन बहुमत से दूर। तब बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के नाम पर कांग्रेस ने बिना शर्त मुलायम कांसीराम के गठबंधन को समर्थन कर दिया। कांग्रेस को बदले में कुछ नहीं मिला। मुलायम सिंह और कांसीराम ने कांग्रेस को इस लायक भी नहीं समझा कि अपनी कैबिनेट में एक अदद सीट भी दे दे, लेकिन कांग्रेस बस इसी बात पर खुश थी कि बीजेपी के रथ को रोक दिया। उस समय केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार थी, वे कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। राव की समूची राजनीति यही दिखती थी कि किसी तरह उत्तर भारत में कांग्रेस को मजबूत ना होने दिया जाए और दक्षिण की मजबूती पर उनका राज चलता रहे। कमाल देखिए कि बीजेपी के साथ मिलकर नरसिम्हा राव ने बाबरी मस्जिद गिरवा दी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि तब के यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने अदालत में शपथ पत्र दिया था कि वो मस्जिद की रक्षा करेंगे, बावजूद इसके उन्होंने मस्जिद की रक्षा नहीं की थी। और अयोध्या की घटना पर नरसिम्हा राव आंख में तेल डालकर सोते रहे। लेकिन कमाल देखिए कि उसी बीजेपी को रोकने के नाम पर एसपी बीएसपी सरकार की पालकी बेगारी में ढोने के लिए नरसिम्हा राव खड़े हो गए थे। तब उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे नारायण दत्त तिवारी।
उनके नेतृत्व में यूपी कांग्रेस नरसिम्हा राव के इस फैसले से दुखी थी, परेशान थी, इस फैसले को घातक मानती थी। लेकिन राव फैसला बदलने को तैयार नहीं थे। उन दिनों जनसत्ता में कार्टूनिस्ट होते थे राजेंद्र धोड़पकर। उनका एक कार्टून मुझे आज भी याद है। उन्होंने उसमें दो महिलाएं बात कर रही थी। एक बोल रही थी कि उस्मान ने अपनी बेटी से साफ साफ कह दिया है कि खसम चाहे जैसा भी है, अब तुमको निभाना तो उसके साथ ही पड़ेगा, रहना तो उसके साथ ही पड़ेगा। इस पर दूसरी महिला ने पूछा कि अरे किस माँ ने किस बेटी से ये सब कही है? तो पहली महिला बोली कि नरसिम्हा राव ने नारायण दत्त तिवारी से ये बातें कही है। उस घटना के बाद देखिए तो यूपी में कांग्रेस कभी उठ ही नहीं पाई। वो कभी समाजवादी पार्टी की पिछलग्गू बनी तो कभी बीएसपी की, और धीरे धीरे अपनी सारी जमीन वही उत्तर प्रदेश में गंवा बैठी है। क्या उसी यूपी वाली राजनीति को कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में दोहराना चाहती है? कांग्रेस की दिल्ली और पंजाब यूनिट चीख चीख कर अपने केंद्रीय नेतृत्व से कह रही है कि हुजूर कुछ भी कर लीजिए, केजरीवाल को समर्थन देने का अनर्थ मत कीजिए। एक बार इस झांसे में पड़े तो फिर दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस को आप भूल जाइए। लेकिन लगता है कि कांग्रेस का केंद्रीय आला कमान पंजाब और दिल्ली यूनिट को बोल चुका है कि अब चाहे जो भी हो, चाहे जैसा भी हो, निभाना तो केजरीवाल के साथ ही पड़ेगा। क्या लाल किले पर तिरंगा लहराने की चाहत में कांग्रेस अपने हाथ से दो दो राज्यों को यूं ही जाने देना चाहती है? फिर केजरीवाल जैसे तेज तर्रार और स्वनिर्मित नेता को साधना आसान नहीं होगा, बल्कि कहना चाहिए कि उनकी शर्तें कांग्रेस को चक्कर घिन्नी बना देंगी। आने वाले दिनों में अगर दोनों साथ आए तो कांग्रेस की मुश्किलें ज्यादा बढ़ेंगी। अगर केजरीवाल के साथ कांग्रेस दिल्ली और पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन करती है तो पहले तो केजरीवाल उनको ज्यादा सीट नहीं देंगे, और केजरीवाल उससे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने लिए विधानसभा की सीटें मांगेंगे। फिर लोकसभा चुनाव में भी यही करेंगे। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में वो सीटें मांगेंगे। फिर चुनाव का नतीजा क्या होगा पता नहीं। और अगर विपक्षी एकता रंग ला दे और इसको इतनी सीटें मिल जाएं कि एक दो छोटी पार्टियों के हाथ खींचने से भी सरकार की सेहत पर कोई असर ना पड़े, तब तो ठीक है। लेकिन फर्ज कीजिए कि बीजेपी चुनाव में 230-240 सीटें पा जाए तो कोई भरोसा नहीं कि केजरीवाल बीजेपी को समर्थन देने के लिए चले जाएं, क्योंकि केजरीवाल किसी खास आइडियोलॉजी के तहत काम नहीं करते। क्योंकि केजरीवाल की पूरी राजनीति बीजेपी की राजनीति की ही फोटोकॉपी दिखती है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस की बाह मरोड़ने के लिए केजरीवाल ने पटना दौरे से लौटने के बाद समान नागरिक संहिता पर झट से मोदी सरकार और बीजेपी का समर्थन कर दिया। तो क्या समान नागरिक संहिता पर संसद के दोनों सदनों में जब बिल आएगा तो केजरीवाल बीजेपी का समर्थन नहीं करेंगे? उस वक्त कांग्रेस क्या करेगी? केजरीवाल विशुद्ध हिंदूवादी राजनीति करते हैं। उसका ही नतीजा है कि वो नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो लगाने की बात करते हैं कि इससे रुपया मजबूत हो जाएगा। ये ढपोर संघी विचार आईआईटी से पढ़े एक इंजीनियर का है। गुजरात चुनाव ने केजरीवाल की पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया, लेकिन वहां बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़े जाने के मुद्दे को न केजरीवाल ने उठाया न उनकी पार्टी ने। विशुद्ध सुविधा वाली राजनीति करने वाले केजरीवाल के चक्कर में कांग्रेस पहले दिल्ली और पंजाब को गंवाएगी, फिर केजरीवाल अपने रास्ते आगे बढ़ सकते हैं, कांग्रेस को पीछे छोड़ सकते हैं। बेंगलुरु बैठक का थीम है यूनाइटेड वी स्टैंड, लेकिन क्या कांग्रेस पंजाब और दिल्ली की कीमत पर स्टैंड कर पाएगी? इसीलिए दिल्ली के ड्राइंग रूम में बैठकर केजरीवाल के साथ कागजी प्लान बनाने की जगह कांग्रेस को चाहिए कि वो अपने पंजाब और दिल्ली के कार्यकर्ताओं के दिल की सुने। नहीं तो यूपी की तरह पंजाब और दिल्ली से भी सत्ता की किल्ली कोई और ले भागेगा। दूसरे राज्यों में भी ये हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही। आपसे गुजारिश है कि आप राष्ट्र मंथन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने कमेंट हमें भेजिए। फिर मंथन होगा किसी और मुद्दे पर, बिल्कुल बेबाक, निष्पक्ष और सटीक। तब तक के लिए नमस्कार।